ले जाओ साथ में, नहीं इसको साथ ले जाओ ना, आइडिया इससे क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जल्दी से मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ेंगे और उसके बाद फ़ौरन बाद जो है हमारी क्लास जो है वो इस पे आएगी यूट्यूब चैनल पे भी। और दोस्तों आपको अगर क्लास हमारी अच्छी लगेगी तो ज़रूर उसको आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो लीजिए जल्दी से मैं क्लास को लेके आ रहा हूँ। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे और मैंने एलिमेंट्री कैनाल में आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से आपकी ओरल कैविटी, ये दिस इज़ योर ओरल कैविटी एंड द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड जाज इज़ नोन एज डाइस्टीमा, सॉरी वेस्टिब्यूल। और कहा कि ये इंसीजर हैं, ये कैनाइन है, ये वाला प्रीमोलर है और ये मोलर है, और जो लास्ट मोलर है वो लास्ट में विजडम टूथ जिसको बोलते हैं वो कोई 17 ईयर्स के बाद में आता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको सलिवरी ग्लैंड में बताया, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, और तीनों का बताया कि अलग अलग से हमारी बॉडी के अंदर वो जो जूस को सिक्रीट करता है जिसको सलाइवा बोलते हैं, और सलाइवा में आपके इंजाइम्स होते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो जल्दी से मैं आप लोगों के साथ मैं कहूँगा कि जल्दी से जो भी लोग जुड़ेंगे शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो हम आज लेके आते हैं इसके बाद वाला जो टॉपिक है, दैट इज आएगा आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स को आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। चलिए नेक्स्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स। आप जल्दी से जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो इसको शेयर भी कर देंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके। फेरिंग्स, और फेरिंग्स कैसा होता है, दिस इज फनल शेप स्ट्रक्चर। याद रखना फेरिंग्स जो है ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर और इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन। ये कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, पैसेज फॉर बोथ डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। जितने भी लोग जुड़ेंगे तो आप काइंडली इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंच सके। और फिर क्या कहता है, ध्यान से जो सुनाने वाली बात है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो फेरिंग्स है ना, ये जंक्शन है किस किस का। फेरिंग्स इज ए जंक्शन ऑफ, ध्यान से तवज्जो से, इट इज ए जंक्शन ऑफ किसका, नंबर 1 बक्कल कैविटी। आपने देखा स्टार्ट तो यहीं से होता है। इट इज ए जंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी नंबर 1। नंबर 2 पे आप नेजल कैविटी के साथ भी जुड़ता है तो इट्स ए जंक्शन ऑफ नेजल चैम्बर, क्योंकि वहां से एयर को लाने में मदद करता है। बक्कल कैविटी से आपके खाना लाने में मदद करता है। और तीसरा जो इसका लिंक रहता है वो रहता है यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि फूड और एयर को सेपरेट करता है, कवर करके, यूस्टेशियन ट्यूब। तो आप ध्यान से देखें तीसरा पॉइंट, दिस इज यूस्टेशियन ट्यूब। और जो चौथा अगर आप देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आपका रहता है क्या, भगवान भला करे, ईसोफेगस। तो जाके ये फाइनली ओपन होता है किसमें, ईसोफेगस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहा हूं मैंने कहा फेरिंग्स ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज ए फनल शेप स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस वन। ये फनल शेप स्ट्रक्चर है। यहां पे ये नेजल कैविटी के साथ जुड़ रहा है, यहां पे ये बक्कल कैविटी के साथ जुड़ रहा है, और यहां पे एक इसको कवर कर रहा है यूस्टेशियन ट्यूब, और नीचे की तरफ ये ईसोफेगस के साथ जुड़ रहा है। तो आपने देखा यहां से ये एयर को ला रहा है, यहां से ये फूड को ला रहा है, और यहां जब जाता है तो यहां से ये एयर को विंड पाइप में दे देगा और फूड जो है यहां से फूड पाइप में चला जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाले का कर्म है कि हर एक चीज को वो बनाता कैसे है। आप इसी में फेरिंग्स को ही कवर कर रहे होते हैं क्या, आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं हम ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर, रिस्पायरेशन में भी बताऊंगा। ये एयर को फूड के साथ मिक्स करने से रोकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा फेरिंग्स ये समवट फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर 4 जंक्शंस के साथ जुड़ता है, बक्कल कैविटी के साथ, नेजल चैम्बर के साथ, यूस्टेशियन ट्यूब के साथ और ईसोफेगस के साथ। चलिए नेक्स्ट, फेरिंग्स के बाद आपके एक बात, अगला स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट उसको कहते हैं हम लोग ईसोफेगस। तो दोस्तों जल्दी से आप फेसबुक पे मेरे साथ जुड़िएगा, और उसके बाद ईसोफेगस, इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। अगर आप तवज्जो देंगे तो ये फूड पाइप बोलते हैं। और ये क्या होती है, इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब, ये बिल्कुल सीधी सी ट्यूब होती है, इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब।
और ये स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से, जैसे ये ऐसी एक ट्यूब होती है, और इट इज अबाउट 9 to 10 इंचेस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारी बॉडी के अंदर ये जो है मेन में 9 से 10 इंचेस एवरेज बता रहा हूं। और अगर आप रूमिनेंट एनिमल की बात करें, इन केस ऑफ रूमिनेंट एनिमल जैसे गाय भैंस में, तो उनमें ये बड़ी होती है, या हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में। अगर आप हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म की बात करें, घास खाने वाले लोग जो हैं उनमें ये बड़ी होती है। हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म हैविंग लार्जर ईसोफेगस देन द कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक और बात भी कहते हैं कि लार्जर द ईसोफेगस, लार्जर द नेक, लार्जर द ईसोफेगस। एक और पॉइंट रहता है कि लार्जर द, दोस्तों जल्दी से आप लोग लिख लीजिए इसको ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होता रहे। तो लार्जर द नेक, लार्जर द ईसोफेगस, जितनी बड़ी नेक होगी उतना बड़ा ईसोफेगस भी होगा। और क्या होती है इन केस ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जिराफ में सबसे बड़ी नेक होती है। जिराफ में इट इज अबाउट 20 to 25 इंचेस इन लेंथ। ईसोफेगस इज 20 to 25 इंचेस इन लेंथ अगर आप जिराफ की बात करें। और ये ईसोफेगस है, ये बनी हुई है स्ट्रिप्ड मसल। यस, ईसोफेगस, ये पूछा जा सकता है। ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। It's a tubular structure which is made up of skeletal muscles। ध्यान से देखिए। और इसमें होता क्या है कि ये ईसोफेगस है, ये खाने को लेके आती है नीचे की तरफ विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट से खाना जो है वो नीचे की तरफ आता है। और नीचे कहां ओपन आता है? आके स्टमक में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको तेजी से इसलिए पढ़ाया क्यों ऑलरेडी पढ़ा चुका था। अब जो मेन बात बताने जा रहा हूं वो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है स्टमक। याद रखना, स्टमक जिसको आप बोलते हैं मैदा, है ना। आप कहते हैं मैदे में दर्द हो गया, स्टमक में प्रॉब्लम हो गई, स्टमक में गैस बन गई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका स्टमक। तो ध्यान से देखिएगा, स्टमक क्या होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग में स्टमक इज समवट जे शेप्ड। याद से दोस्तों, ये लेक्चर को याद से आप लोग शेयर करिए जो भी जुड़ेंगे, और जो नहीं देख पा रहे हैं तो वो यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। ह्यूमन बीइंग में स्टमक समवट जे शेप्ड होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट इज हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इट इज हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर। स्टमक इज समवट जे शेप्ड एंड इट इज हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर, बहुत ही मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और स्टमक जो है, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग में स्टमक इज डिवाइडेड इनटू, ये मैंने ऑलरेडी पार्ट्स बताए थे लेकिन आज सेल्स भी बताऊंगा, डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज कौन सा, कार्डियक, फंडस, और तीसरा होता है पाइलोरिक। तो ये तो मैं आपको इसके पार्ट्स ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आज क्या कहने वाला हूं, आज बहुत इंपॉर्टेंट। द स्टमक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 सेल्स। द स्टमक कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। स्टमक में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जुड़ेंगे। कौन कौन से, ध्यान से, आप वो बात बताने वाली चीज है, अगर आप पूरी फुल कंसंट्रेशन है तो आप देखिएगा। नंबर 1, स्टमक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेल। नंबर 1, चीफ सेल्स। सबसे पहला चीफ सेल्स, स्टमक का पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल जिसका नाम है चीफ सेल। एंड चीफ सेल इज ऑल्सो नोन एज जाइमोजन सेल। ओहो, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, जाइमोजन सेल्स, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मैं बताने जा रहा हूं कि स्टमक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेल। नंबर 1, चीफ सेल, ऑल्सो नोन एज जाइमोजन सेल्स। और दिस चीफ सेल और जाइमोजन सेल सिक्रीट एंजाइम। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स को? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, मीन प्रोटीन की ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम।
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो बिल्कुल समझ आ रही होगी। प्रो का मतलब प्रोटियो मीन प्रोटीन, लाइटिक मीन ब्रेक करने वाले। हमने कहा चीफ सेल और जाइमोजन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल कौन सा? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, एंड प्रोरेनिन। So the stomach is a very important part and it contains different types of cell. Number one, chief cell. That chief cell is also known as zymogen cell. It is responsible for the secretion of different proteolytic enzymes. For example, pepsinogen, prorenin. आप ध्यान से अगली बात में जो आपको बताने जा रहा हूं वो दूसरा कौन सा सेल है जो स्टमक कंटेन करता है। तो स्टमक में दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल जो है that is known as oxenteric cells. Second cell is oxenteric cell or parietal cells. इसी का नाम दूसरा है parietal cells. अब आप कहेंगे सर ये क्या करता है? It secrete HCl. ये HCl secrete करता है. Oxenteric cell or parietal cell responsible for the secretion of HCl. And because of this, the medium is highly acidic. इसीलिए कहते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl. द स्टमक सिक्रीट करता है क्या? गैस्ट्रिक जूसेस. स्टमक के जूसेस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस विच आर हाईली एसिडिक. जो क्या होते हैं? हाईली एसिडिक होते हैं. और बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट इज द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस. pH of gastric juices is 0.8 to 1.9. कुछ में 1 से 3 भी लिखा हुआ है. 0.8 to 1.9. आप तवज्जो दें फुल कंसंट्रेशन से. हमने कहा कि दूसरा सेल मैंने ऑक्जेंट्रिक सेल कहा और इसी का दूसरा नाम पेराइटल सेल कहा. ये सिक्रीट करता है HCl और इस HCl की होने की वजह से जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं और pH जो है 0.8 to 1.9 और इन सम बुक 1 to 3 से ज्यादा नहीं हो सकता. हाईली एसिडिक होता है pH जो आपके स्टोमक के जूसेस का और इसको सेल करते हैं सिक्रीट. कौन से? ऑक्जेंट्रिक सेल. तीसरा होता है म्यूकस सेल. तीसरा सेल अगर आप कहेंगे कि स्टमक का तीसरा सेल कौन सा है? दैट इज नोन एज म्यूकस सेल्स. दिस इज ऑल्सो नोन एज बेसल सेल्स. बेसल सेल्स. और ये क्या करते हैं? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. It is also responsible for the formation of mucin layer which is present around the stomach, inside the stomach. अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं दोस्तों जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं. देखिए आप मीट खाते हो ना, हार्ड से हार्ड चीजों को आप डाइजेस्ट करते हैं. तो क्वेश्चन आता है व्हाई स्टमक इटसेल्फ इज नॉट डाइजेस्टेड. स्टमक खुद क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जल्दी से शेयर भी कीजिए. देखिए स्टमक खुद डाइजेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टमक के इर्द गिर्द, जस्ट टेक इट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टमक, जस्ट टेक इट एग्जांपल. और इसी स्टमक के इन अंदर में एक लेयर होती है. उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कौन सी लेयर? म्यूसिन लेयर, जो कि एंजाइम के एक्शन को स्टमक पे होने से रोकती है. तो mucin layer is responsible for protecting the stomach from the attack of different lytic enzymes. Then number 4, fourth cells कौन सा होता है? अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो समझ आ रही होगी. नंबर 4 कहते हैं आपका ये म्यूकस सेल हो गया ना. बेसल सेल, म्यूकस सेल जो है वो म्यूकस है. बेसल सेल अलग से हैं. बेसल सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं. टोटीपोटेंट सेल्स. और थोड़ा सा आप ठीक कीजिएगा, म्यूकस सेल अलग से है और बेसल सेल और टोटीपोटेंट सेल अलग से हैं. तो ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हैं रिप्लेस करने में किसको? डेड और डैमेज सेल्स को. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग डैमेज्ड और डेड सेल्स विद न्यू सेल्स. तो जो आपके स्टमक के सेल्स डैमेज हो जाएंगे या डेड सेल हो जाएंगे या ओल्ड हो जाएंगे तो उनको रिप्लेस करने में मदद करता है नए सेल्स के साथ. तो ये आपका बेसल सेल्स होते हैं. और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स
एक और होता है स्टमक का नंबर 5 अर्जेंटोफिलिक सेल्स, अर्जेंटोफिलिक cells. This is also known as antichromaffin cells. Antichromaffin cells. ये पांचवा सेल है. It is responsible for the secretion of hormone known as gastrin. Argentafin or antichromaffin cell. This is responsible for the secretion of hormone known as gastrin. And this gastrin is responsible for stimulating the different cells of stomach to secrete gastric juices. कहता है ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये डिफरेंट सेल्स जो होते हैं स्टमक के उनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने वहां से जूसेस को सिक्रीट कर सकें, गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट कर सकें. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. आप कहते हैं कि ह्यूमन स्टमक की कैपेसिटी कितनी है. द कैपेसिटी ऑफ, मैं एवरेज बता रहा हूं, द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन स्टमक इज 1 to 2.5 लीटर, 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लगभग अप्रोक्सीमेटली. Exceptions are always there. The capacity of human stomach is 1 to 2.5 लीटर. तो स्टमक में होता क्या है, स्टमक कंटेन only proteolytic enzymes. स्टमक जो है वो सिर्फ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं. याद रखना सम टाइम क्या होता है जो सलीवरी एमाइलेस है ना वो भी वहां पहुंच जाता है और पहुंचना चाहिए इसोफेगस के जरिए से, लेकिन बिकॉज ऑफ HCl वो वहां पे इनएक्टिवेट हो जाता है. तो आपके नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स रिपोर्टेड इन द स्टमक एक्सेप्ट जब बचपन में ना गैस्ट्रिक, एक्सेप्ट इन सम केसेस गैस्ट्रिक लाइपेस इज आल्सो रिपोर्टेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपिंग. गैस्ट्रिक लाइपेस मीन के लाइपेस एंजाइम भी अर्ली स्टेज में वहां पे स्टमक में देखा गया है. सो बाकी नहीं होता और इसका मीडियम बहुत एसिडिक होता है. नेक्स्ट होता है आपका, देखिए इन केस ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, अगर आप रूमिनेंट एनिमल्स की बात करें, स्टमक इज कॉम्प्लिकेटेड. उनमें स्टमक क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. और कितने चैम्बर का होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. कौन कौन सा, नंबर 1 र्यूमन, सबसे बड़ा पार्ट, लार्ज. नंबर 2 रेटिक्यूलम, दूसरा. नंबर 3 ओमेसम, ये एब्सेंट होता है डियर और कैमल में, एब्सेंट इन डियर एंड कैमल. और नंबर 4 होता है एबोमेसम. एंड दिस पार्ट ओनली कंटेन एंजाइम्स. याद रखना बाकी किसी में एंजाइम्स नहीं होता, इसमें एबोमेसम में होता है. एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज ट्रू स्टमक, और इसी को हम कहते हैं ट्रू स्टमक. तो र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, तो ये इनमें अलग अलग से पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं जिनका मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है. तो अलग अलग से र्यूमन में अलग से फूड आता है, र्यूमन से फूड रेटिकुलम में जाएगा और रेटिकुलम से फूड वापस चला जाता है कहाँ पे, बक्कल कैविटी में फॉर कंप्लीट चीविंग के लिए. और इसी तरह से फिर जब वहाँ चीव होके आता है, पहले र्यूमन में आता है खाना, फिर ह्यूमन बैक्टीरियल एक्शन होता है, फिर वहाँ से यहाँ खाना आता है, फिर यहाँ से सीधा वापस बक्कल कैविटी में जाएगा कंप्लीट चीविंग के लिए, फिर वहाँ से आएगा ओमेसम में, फिर ओमेसम से एबोमेसम में, और यहाँ फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है. तो दोस्तों अभी टाइम क्योंकि बहुत तेज़ी से जा रहा था तो मैंने आपको एक ब्रीफ लेक्चर दिया है आज का, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से आपके स्टमक के पार्ट्स होते हैं और
स्टमक रूमिनेंट जो एनिमल्स हैं उनके स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, आप में स्टमक में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, स्टमक के सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट भी करिएगा, और 12:15 बजे यूट्यूब चैनल पे मैं ये लेक्चर लेके आऊँगा। बहुत शुक्रिया।